यानी मैं क्रिमिनल टाइप का आदमी था। बोले तो मेरे पे बहुत से केसेस थे। ओके। तो मेरे को गर्दन ही उड़ाना था ना। मेरे 21 दिन में अंदर रहा, लेकिन 21 दिन में मैंने पूरा 21 साल का अनुभव ले लिया। आज का एपिसोड थोड़ा हटके है। जो भटकते लोग हैं, मनोरुग्ण लोग रहते हैं, जिनके बाल बड़े रहते हैं, तो हम उनको उनके घर तक तो पहुंचा देते हैं। लोगों के लिए काम करना, सेल्फलेस होके काम करना, इसमें अपना कोई टाइप का फायदा नहीं। इसका सोर्स क्या? उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। जिंदगी में एक की भी अगर जान बचा लिया ना, तो आपको जो सुकून मिलेगा ना, हमारे पास करोड़ों रुपए रहने दो, कुछ भी वो सुकून नहीं मिलेगा। आज के ज़माने में आपके जैसे लोग बहुत कम हैं। रास्ते से चलने वाले तो 1000 रहते, लेकिन मदद करने वाले कोई नहीं रहते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑन सनी साइड अप। आज का एपिसोड थोड़ा हटके है। इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब लोगों को खुद के लिए टाइम नहीं है, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको सिर्फ इस दुनिया में खुद के लिए टाइम नहीं है, बाकी सबके लिए उनके पास टाइम ही टाइम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हितेश बंसोड़ हैं। हितेश बंसोड़ इज अ सोशल वर्कर। बहुत टाइम से 2016 से इन्होंने 2 साल पहले हित्य ज्योति फाउंडेशन भी बनाया है, जो कि टोटली डेडिकेटेड है सिर्फ समाज सेवा पे, सोशल वर्क पे। वैसे तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट अब हितेश जी से आपको मिलाता हूँ और बाकी की बातें और इनका काम और इनका दिनचर्या और इनकी बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। आइए मिलते हैं। तो हितेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम है। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि बिफोर हम आपके बारे में पूरा डिस्कस करें, आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा अपने बारे में अपने जुबानी कुछ बताइए। मेरा नाम हितेश नंद कुमार बंसोड़े, में सावनेर में रहता हूँ। मेरा काम है जो रास्ते पे जो भटकते लोग हैं, मनोरुग्ण लोग रहते हैं, जिनके बाल बड़े रहते हैं, उनको हम सोशल मीडिया पे, हम यानी व्हाट्सएप पे हमको फोटो आती कि ये इंसान यहाँ पे रास्ते से जा रहा है या कुछ जा रहा है, तो हम और हमारी टीम जाके उनको कवर करते हैं, उनसे बात करने का प्रयत्न करते हैं, यानी कोशिश करते हैं। तो वो कैसे मनोरुग्ण लोग रहते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं, तो हम उनको कैसे भी पकड़ के हमारे घर पे लेके आते हैं, उनकी दाढ़ी कटिंग बना के उनको सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। और सोशल मीडिया पे मेरे 1 लाख फॉलोअर है, तो कहीं ना कहीं उसका पता लग ही जाता है कि ये मेरे यानी पहचान के या कुछ है, तो हम उनको उनके घर तक के पहुंचा देते हैं। और अभी तक के हमने 400 से ज्यादा लोगों को उनके ऑल इंडिया में पहुंचा दिया है। मतलब पहुंचा दिया का मतलब आपने उनको उनके घर पहुंचा हाँ, दिया? घर पहुंचा है। तो वो अपने घर से निकले कैसे? क्या मतलब मेंटल प्रॉब्लम या ये सब? प्रॉब्लम कैसा, एक किस्सा हुआ था 2018 में। तो एक नवनाथ किशन वालेकर करके एक लड़का था जी। वो 10वीं में उसको 2% कम मिले, यानी उसको उम्मीद थी कि मुझे बहुत ज्यादा परसेंट मिलेंगे। राइट। तो उस पर डिप्रेशन आया होगा, तो वो घर छोड़ के वहां से निकल गया। ट्रेन में बैठ गया, उसका नाम था नवनाथ किशन वालेकर, तालुका नेवासा, जिला अहमदनगर का, महाराष्ट्र से। जी। ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठने के बाद वो निकल गया, जहां निकलना था वो ट्रेन में बैठ गया। लास्ट ट्रेन थी उसकी नागपुर स्टेशन पे उतरा होगा, और ऐसा भटकते 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 वो पहुंच गया कामठी, अपना कनान कामठी में। तो इतने बाल बढ़ गए थे उसके, यानी मैंने जब उसका स्टडी किया, जब उसको हम मिले, हमको फोटो आई कि एक आदमी काफी दिनों से ये पुलिया के नीचे रहता है, सुबह शाम इधर उधर घूमता है, किसी को कुछ बोलता नहीं। तो हमने जाके उसको उठाया, वहां से फेसबुक लाइव किया। फेसबुक लाइव करते वक्त व्यूअर थे 2500 के ऊपर। मैं समझ गया था कि ये बंदा उसके घर नहीं पहुंचता है। जब 2500 लाइव लोग देख रहे हैं, तो शेयर भी काफी प्रमाण में होता। तो मैं वो वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते बनाते वहां पे एक कमेंट आई थी चालू वीडियो में कि ये हमारे गांव का नवनाथ हो सकता है। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया था बंदे ने कि नवनाथ हो सकता है, नहीं वो बंदा वो होगा। फिर हमने वो कमेंट ढूंढी, हजारों कमेंट थी उसमें, तो कमेंट मिलती नहीं थी। तो मिली, उससे मैंने वो बंदे से कांटेक्ट किया, उसने बताया कि भैया ये लड़का ऐसा ऐसा है, हमारे गांव का है। फिर मैंने उसको पता किया, तो पता चला कि वो 17 साल से मिसिंग है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा यानी ये था। बाप रे। तो मैंने फिर उसका भाई वो गांव छोड़ दिया था, क्योंकि लड़का ही नहीं था, 17 साल उम्मीद छोड़ दिया था उन्होंने। फिर वहां के एक एमएलए थे, आमदार बाड़ा साहेब मुरकुटे करके, उनके पीए मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। उन्होंने बताया कि भैया ये कंफर्मेशन होगा कि हमारे गांव का बंदा है। फिर हमने उसको उठा के, हमारे पास ना गाड़ी थी ना कुछ थी, पुलिस की मदद मांगी, तो पुलिस वाले पागल लोग को कहाँ मदद करेगी। फिर उनको वहीं पे हमने दाढ़ी कटिंग करके एकदम नया बनाया, यानी उसका जो लुक था, ओरिजिनल लुक उसको दिखाया। फिर उन्होंने, गांव वाले ने कंफर्म किया कि हाँ ये हमारा लड़का है। फिर जाने का था अहमदनगर, उसको पागल को लेके जाना था, लेकिन वो इतना समझदार था, पढ़ा लिखा था,
उसको हमने काफी बोला कि कुछ तो भी लिख के दे, तो उसने खुद अपने पेन से नवनाथ किशन वालेकर इतना ही लिख दिया। मैं बोला ये बंदा वही। जब हम वहां पे गए उसको, तो उसको याद आ रहा था कि स्कूल याद आ रही थी, स्कूल दिखा रहा था ना मैं, ये स्कूल है क्या। यानी जैसे उसने गांव में एंट्री किया तो उसके इसमें बहुत चेंजेस होने लगे, जो हमसे दिन भर बातें नहीं किया यानी प्रवास के दरमियान, तो उसमें हलचल मचने लगी कि यानी उसको याद आ रहा होगा ना 17 साल के पहले अपन, उसको तो पता नहीं था कि कितने साल हो गए। जब उसका एक दोस्त था, वो फोटो है मेरे पास अभी भी, वो मिला था, कि उसने बोला कि उसको देख के कि हाँ उसका दोस्त था वो। 17 साल बोले तो काफी समय बीत जाता है, उन्हाड़ा धुपकाला पावसाड़ा हर जगह निकल जाता है। इतने दिन में तो उसकी तबीयत खराब होगी, दवा खाना यानी सब उसने सहन ली। जब वो गांव में मैं पैर रखा तो उसके लिए पूरा गांव जमा हो गया, तो जो सोने गांव था ना, और पूरा गांव रोया कि नहीं, बोले ये हमारे गांव का बंदा था। तो मैं ऐसा बोला कि नहीं, अपने काम की अच्छे से शुरुआत होगी। यानी सोशल मीडिया का बहुत यानी उपयोग अच्छा किया तो हो सकता है। आज 17 साल के बाद एक आदमी था बाबा जी, वो 35 साल के बाद उनको मैं अमरावती जिले के भातकुली में रहते थे, वो छत्तीसगढ़ में थे, रेलवे स्टेशन पे पड़े थे, पैर में कीड़े पड़े थे और कोई ध्यान नहीं देने वाला था। हमारे टीम के लड़के थे वहां पे दुर्ग में, उन्होंने बोला कि एक बाबा जी है, वो ऐसा सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे वायरल किया, उनके घर का पता लगा, उनके घर में पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उसके औरत ने बोला कि मेरा पति सजीव गया था, यानी जिंदा गया था और जिंदा ही आया, उसका पति ने बोला। यानी उसने पति को एक उम्मीद दी पत्नी को कि मेरा आदमी कहीं तो भी है और सेफ है। बस वहां से उसके 1 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई, नहीं तो लावारिस मरते रहता छत्तीसगढ़ में। और यानी जो उम्मीद ही नहीं थी उनको, घर वालों को, उनको लगा कि 35 साल बहुत हो जाते। जो बच्चे थे उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, लेकिन घर में आदमी आया तो उनको खुशी हुई कि नहीं, हमारा आदमी जिंदा गया था घर से और जिंदा आ गया। हितेश जी, आपकी कहानी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मुझे ये लगता है कि कहानी तो खैर ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो ये ऊर्जा है, पहले तो मुझे ऊर्जा का आप सोर्स बताइए कि आज के इस जमाने में जब लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए घर से बाहर कदम रखते हैं। बरोबर। आप अभी तो आपने सिर्फ 2 कहानी बताई है, कहानियां तो आपके पास बहुत है। कहानी यानी रियल सच्ची घटनाएं बोलना चाहिए। हाँ। कहानियां तो बहुत है। तो हितेश जी, मेरा यही पॉइंट था आपसे कि अभी तो इस पे और बात करेंगे, ये एनर्जी जो आप लाते हैं इसका सोर्स क्या है? लोगों के लिए काम करना, सेल्फलेस होके काम करना, इसमें अपना कोई टाइप का फायदा नहीं, मतलब क्या है, मतलब आपका मोटिव क्या है ये सारा काम देखो करने कैसा है, एक जो मनोरुग्ण लोग रहता है, पहले तो मैं मनोरुग्णों के लिए काम करता हूँ। जब उसको आरसा दिखता है ना, तो आरसे में वो देखता है कि पहले मैं कैसा था, वो तो देख ही नहीं सकता आरसा, उनको क्या समझेगा। जब वो अपना ओरिजिनल चेहरा दिखता है, उसको जब आरसे में दिखता है कि मैं हूं करके, उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। और जो उसके परिवार तक के मिला था मैं आज 25 साल के बाद, 17 साल के बाद, ये कोई छोटे दिन नहीं होते ना भैया। 1-2 दिन के बाद, हफ्ते भर के लिए अगर आदमी बाहर निकल जाए तो घर के लोग उम्मीद छोड़ देते आएंगे, और इतने साल के बाद अगर वो घर में पहुंचता है तो और वो घर वालों की जो खुशी मिलती है, इससे ज्यादा और कोई पुरस्कार या कोई खुशी हो ही नहीं सकती। आपकी बातें बहुत ही मोटिवेटिंग है हितेश जी, और आपका दिल भी बहुत अच्छा है। जैसी बातें आप कर रहे हैं, आज के ज़माने में आपके जैसे लोग बहुत कम हैं। मैं बहुत ऑनेस्ट लेवल पे बोल रहा हूँ। ये तो खैर ये तो बात हो गई उन लोगों की जो घर भटक गए। आपने हर टाइप का, आपने एक्सीडेंट पीड़ित लोगों को भी रेस्क्यू किया है, इमरजेंसी की ऐसे भी सिचुएशंस हैं जहाँ पे अगर आप नहीं होते तो उसकी जान जा सकती थी। तो आपने एक्सीडेंट पीड़ित को भी जान से बचाया है। आपने कई ऐसे लोगों को जिनका कोई भी नहीं है मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए, आपने उनका अंतिम संस्कार भी किया है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं हित्य ज्योति फाउंडेशन के अंदर, तो मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है आपके फाउंडेशन के लिए, सबसे पहली बात। और ठीक है, आपके बाकी कहानी पे आते हैं। पहले आप हित्य ज्योति फाउंडेशन का आपने कहाँ से इसकी ये कब बनाया आपने और इसमें कब से काम कर रहे हैं, थोड़ा हित्य ज्योति के बारे में बताइए। देखो कैसा है, 2016 के पहले एक कहानी हुई थी, यानी मैं क्रिमिनल टाइप का आदमी था, बोले तो मेरे पे बहुत से केसेस थी। ओके। केसेस बोले तो दोस्त के लिए झगड़ा करना था, मेरा पर्सनली कोई ऐसा मैटर होता नहीं था और किसी के ये भी नहीं। तो एक बार मेरे दोस्त को मैं पैसे उधार दिया उसके बहन की शादी के लिए, तो वही पैसे मैं उसको मांगने गया, पैसे मांगने के लिए नहीं गया तो उसने बोला मैं नहीं देता, तेरे से जो बनता वो कर ले। फिर मैंने घर वालों को बताया पैसे नहीं दे रहे, तो वो बोले छोड़ दो ना, जान दो ना ऐसा। फिर उसके बाद में कहीं पे भी चौक में मिलता था तो कैसा दम देता था वो मेरे को,
अब मैं सोचता था कि मेरी शादी हो गई है, एक तो लड़की कोई मेरे को दे नहीं रहा था, बराबर। मेरे ससुर ने मेरे पे भरोसा किया, लड़की दे दिया कि मैं लड़की उसको ही दूंगा जो बदमाश है, यानी मेरी लड़की उसको सुधार सकती है, उनको मेरे पिताजी को यानी उनके पिताजी को पता था, आपके ससुर को? हाँ मेरे ससुर को। तो शादी होने के बाद भी मैंने भी सोचा कि क्या झगड़े पानी में कुछ रखा नहीं है। फिर वो क्या हुआ, मैंने मेरे घर के सामने पानठेला था, वहां पे वो आदमी आया जिसके साथ में वो बंदा रहता था। तो मैं उसको पूछा कि मेरे पैसे नहीं, उस मेरे को किसी ने बताया कि वो आदमी वहां पे है उसके साथ में, गलत फहमी थी वो मेरी, लेकिन मेरे को पता था। हमने दारू पानी पिए, नशा किए, औजार निकाले तरवाल और उसको मारने के लिए, यानी प्लानिंग से गए थे कि इसको आज खत्म ही कर देंगे, रखेंगे नहीं, क्योंकि बात पूरी यहाँ तक की आई थी। फिर देखा उसको, बंदे को पूछा, मतलब वो तेरा दोस्त का है? तो वो बोला कि मुझे नहीं पता है। मतलब तेरे को अभी नहीं पता तो तू उस वक्त क्यों आया था मेरे मैटर में, जब तेरा कुछ लुकआउट नहीं था? तो मैंने इधर नहीं देखा, कुछ नहीं, उसको मार दिया। वो तलवार उसको लग गई और वो तलवार उसने नहीं बचाया होता तो उसकी गर्दन कटना ही था। मैं इतने इससे तो मारा, यानी उसने अपने गर्दन को बचाने के लिए हाथ आगे हाथ बढ़ाया। ऐसा किया, तो मेरे को गर्दन ही उड़ाना था ना। अब उसका गुस्सा मैंने उस पर निकाला क्योंकि बराबर। वो मेरे मैटर में आया था। तो फिर वो होने के बाद पुलिस केस तो होना ही है। इसके पहले केस थी तो उतना नहीं लगता था मेरे को, यानी घर वाले जमानत यानी बेल करके मेरे को निकालते थे। जेल की हवा मुझे पता नहीं थी। 2016 में मैं जेल पास हुआ। जेल पास होने के बाद मेरे को लगेगा ना, ये भैया आएंगे मेरे मदद के लिए, घर वालों को पूछेंगे ऐसा वैसा। तो घर वालों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, यानी उनको मेरे औरत को लोगों के सामने झुकने को मजबूर कर दिया था कि वो जमानत रहती ना, कागज लगन ये वो, तो किसी ने किया नहीं। तो आपको सपोर्ट नहीं किया किसी हाँ ने? सपोर्ट नहीं, मैंने लोगों को सपोर्ट किया, खुलेआम वो सपोर्ट अलग किया। बात हो गई। हाँ, हाँ। लेकिन जब मेरे पे आई तो मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं आपके पेन को समझ रहा हूँ हितेश जी, मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ, आपके अंदर क्या चल रहा है। जब मेरी बीबी मेरे को जेल में मिलने आई जी, तो मैंने पूछा उनको कि घर पे कौन आया था। आपको निराशा मिली? उसने बोला कोई नहीं आया था। 1 साल की बच्ची थी मेरी, इनको बोला तुम निकल जाओ। फिर एक 10-15 मिनट का समय मिलता है जेल में सीना करने का, नहीं क्या। अंदर जाने के बाद मैं सोचा कि मैं बोला नहीं, फिर हो गया। उसके बाद में फिर एक लेटर आता अंदर में कि अभी तुम छूटने वाले हो करके। मेरे 21 दिन में अंदर रहा, लेकिन 21 दिन में मैंने पूरा 21 साल का अनुभव ले लिया। कोई बोलते थे कि भैया मैंने मर्डर किया, इसमें आया उसमें आया। कितने साल हो गए? बोलते 10 साल हो गए। मैं ये सोचता था कि यार इनको कोई अफसोस नहीं है, 10 साल निकल गए, कोई बेगुनाह के भी लोग फंसते थे उसमें। फिर मैं जमानत हो गई मेरी, बेल ऑर्डर आ गया। जब नाम आया मेरा तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर जेलर बोलते कि इसके बाद अभी जेल में नहीं आना। तो मैं बोला इसके बाद तो कभी नहीं आऊंगा जेल में। लेकिन मेरे बीबी ने बोला था कि तुम तो सेवा करते हो ना, बोले जब मिल रहे थे तब अच्छा काम भी तुम करते हो बोले, लेकिन वो लोगों तक के नहीं पहुंचा था। मदद तो मैं जब 12 साल का था तब भी मैं मदद किया था लोगों की, लेकिन ऐसा ये मदद करना मेरा काम था। फिर जेल के बाहर आया, जेल के बाद बाहर आने के बाद जेल को मैंने राम राम किया कि आज के बाद तो मैं ये जेल में कभी नहीं आऊँ। और 2016 से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे दोस्त लोग वगैरह ये वो, क्योंकि मैं अनुभव ले लिया था ना। मेरे दोस्त ने बोला था मेरे यानी भाभी को कि छोड़ दो, बोले वो अभी छूटेगा नहीं और वो बदमाश है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मेरे बीबी ने साथ नहीं छोड़ा, और वो आपकी बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत। तो हितेश जी, आपका जो आप जेल वाला किस्सा सुना रहे हैं, इससे मुझे एक चीज तो भली भांति समझ में आती है कि आपने पहले भी समाज सेवा किया। हाँ, चाहे आपने जवानी में किया, अपने दोस्तों के लिए किया, अपने करीबियों के लिए किया, तो आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया। नहीं, और नहीं। आपने ये सोचा था कि लोग तो होते ही एक दूसरे को मदद करने के लिए, हाँ। तो अगर मैं कभी मुसीबत में आया हाँ, तो मेरे कुछ लोग तो मेरे पास आएंगे। उम्मीद थी मेरे को उनसे कि ये लोग मेरे काम में आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया काम में। तो एक तरीके से उस दिन आपको एक्चुअल एक रियलिटी चेक आया कि दुनिया कैसे चलती है। बिल्कुल, तब से मैंने सब छोड़ दिया। फिर एक फर्स्ट टाइम मनोरुग्ण था। अब मैं तो क्रिमिनल टाइप का आदमी था, बदमाश लोगों की नजर में बदमाश था मैं। फिर शिव मंदिर के पास में एक आदमी पड़ा था, उसके पैर में कीड़े थे। मेरे को ऐसा अनकंफर्टेबल हो रहा था, मदद तो करना था मेरे को। फिर मेरा दोस्त बोला कि, मैं बोला यार मैं कैमरे में आता नहीं, फोटो वोटो अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले कुछ नहीं होता तू चल। मैं उठाया उसको, उठा के सरकारी अस्पताल रहा।
सरकारी अस्पताल वाला बोले, मेरे को टॉन्ट मारा कि अभी ये समाज सेवक बन रहा, सामाजिक कार्यकर्ता बन रहा, समाज सुधारक बन रहा बोले। तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं दोस्त को बोला यार ऐसा ऐसा बोला, बोले जान देना, तू तो अच्छा काम कर रहा है। फिर उसको उठा के उसके पैर के कीड़े वड़े निकाले हमने, साफ वाफ किया। अब पता नहीं था क्या करना पड़ता है, डेटॉल वेटॉल डाल के उसको घर के ले आए। फिर उसकी दाढ़ी कटिंग हो गई, फर्स्ट पेशेंट था मेरा वो। उसकी दाढ़ी कटिंग वगैरह बनाया, और वो अब मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा काम किया, अच्छे काम में लगा। तो मैं पत्रकार के पास गया, कुछ पत्रकार भाइयों के पास, कि मेरा एक ऐसा ऐसा काम किया। बोले तो हाँ काम तो बहुत अच्छा है। तो मैं बोला मेरा नाम डाल दो पेपर में। तो मुझे उम्मीद थी उनके, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ डाल देते। फिर उन्होंने नाम वाम लिखा, कैसा किया क्या है। हफ्ता बीत गया, 15-20 दिन बीत गए। उनको मैं पूछा कि बातमी नहीं आई। अब उम्मीद थी ना कोई पेपर में आएगा करके, लेकिन उन्होंने मेरी बातमी ही भेजा नहीं था ऊपर में, उसको नहीं भेजना था। फिर मेरा दोस्त बोलता कि हर्षल देवलकर, अभी वो उधर में चीन साइड में शिप रहते ना, जहाज, वो हाँ। तो वो बोला कि मैं तेरी आईडी बना देता, तो फेसबुक पे डाल। वो फोटो लिया और मैं डाल दिया फेसबुक पे। तो 2-4-6 दिन में उसको 25 से 30 हजार लाइक आ गई तो फोटो को, यानी जो पूरे आफ्टर बिफोर सब फोटो थी। तो उसमें बहुत से कमेंट थे कि आप भगवान हो, ऐसा हो। तो वो कमेंट पढ़ के एक एक कमेंट पर 10-10 बार पढ़ता था, यार लोगों ने मेरे बारे में अच्छा बोला। बिल्कुल। तो वो कमेंट से यानी सोशल मीडिया से मेरे को बहुत यानी मोटिवेशन मिला कि यार लोग अच्छे हैं, भले ही 2-3 लोग बोलते हैं बोलने दो। फिर ऐसा करते करते करके सोशल मीडिया पे डालते गया। तो मेरे कुछ फ्रेंड भी नहीं थे ज्यादा, 200-400 में जो पहचान के नहीं थे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता था, यानी फ्रेंड बनाना था। समझ रहा हूँ। तो करते 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 वो पोस्ट पे मेरे को कम से कम 8,500 फॉलोअर मिले। यानी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी, मैं कोई एक्सेप्ट करता था, कोई नहीं करता था, तो फॉलोअर ऐसे करते 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 आज मेरे 1 लाख तक के फॉलोअर चले गए फेसबुक पे। अभी 90,000 है टोटल, 90,000 तो फेसबुक पे, दूसरा आईडी टोटल मिला के 2-2.5 लाख फॉलोअर मेरे है। और उनसे ज्यादा मुझे प्रेरणा मिलती है। फिर बाइक नहीं थी, यानी मनोरुग्ण लोग है, अब उनको लेके जाना बोले तो आफत वाला काम है। एक बार हम बाइक से ऐसे ढूंढते थे जहां जहां मिले, एक बार बाइक से उसने हंसका मारा तो हम गिर गए नीचे। तो हमको थोड़ा लगा, बाइक से एक ऐसी बाइक थी प्लेटिना, हाँ चलती बाइक से, तो गिर गया। तो उसको पानी दिखा तो उसको प्यास लगी थी, तो नाले के पास में गया, पानी वानी पिया, फिर बढ़ गया। लेकिन हम तो गिर गए थे, फिर हमने उसको छोड़ दिया, बोला इसको नहीं लेके जाना। या हाइपर था ना, अनुभव नहीं था। फिर फेसबुक पे मैं ऐसे ही डाला कि मेरे को एक एम्बुलेंस की जरूरत है करके। 2 महीने में 2-2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा हो गए। जो पहचान के नहीं थे उन्होंने भी मेरे को मदद किया। तो मैं फिर एक एम्बुलेंस गाड़ी लिया तो वो इधर उधर के मनोरुग्ण लोग उसमें लाता था। तो वो पैसा जो आपको लोगों ने डोनेट किया अच्छे काम के लिए, हाँ, वो आपने उससे पहला चीज एम्बुलेंस खरीदा? एम्बुलेंस, क्योंकि मैं एम्बुलेंस के लिए पैसे लिया था, तो मेरे को एम्बुलेंस लेना था। ओके, तो एम्बुलेंस ले लिया मैंने। फिर मनोरुग्ण लोग को इधर उधर ढूंढना, दाढ़ी कटिंग करना, फिर उसको छोड़ देना, क्योंकि अपने को पता नहीं था कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में भी एडमिट करते हैं, उनका कोई प्रोसेस होता है। सिर्फ मेरा काम यही था, यानी 40-50 लोगों को मैं ऐसे किया, दाढ़ी कटिंग करके नए कपड़े देके छोड़ देता था। यानी इनको कहाँ एडमिट करना है पता नहीं था। और पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस वाले तो मदद करते नहीं, उनसे उनको कुछ मिलता नहीं ना, और पागल भाई पागल कुछ भी कर सकता है। तो फिर गाड़ी लिया एम्बुलेंस। फिर करने के बाद अब वो गाड़ी दूसरे के काम में, दोनों काम में आने को ना। तो मैं एक पेशेंट था, अमरावती हाईवे पे से आ रहे थे हम, तलेगांव से। वो शंकर करके था अपना उमरेड साइड का, वो 12 साल से मिसिंग था, कराटे पटू था। तो एक्सीडेंट हो गया था, मनोरुग्ण भी गाड़ी में था, और एक्सीडेंट होने के बाद उसको लिया, गाड़ी में डाल दिया, और आते आते कोंडाली के सरकारी में उसको रख दिया, जो जख्मी था उसको। फिर उससे मेरे को पेपर में नाम आया कि कोई हित ज्योति आधार फाउंडेशन में अपघातग्रस्तों को मदद किया। तो मेरे को अच्छा लगा कि यार नाम तो आया, नाम के लिए तो नहीं करता था, क्योंकि बाद में जब मेरे फॉलोअर बढ़ गए, चाहने वाले बढ़ गए, तो मुझे पेपर का आपका डायरेक्ट कनेक्शन अपने लोगों से हो गया। यानी जो कुछ है सोशल मीडिया, क्योंकि आज अगर मैं बड़ा हूँ तो सोशल मीडिया के भरोसे हूँ। क्योंकि आज एक गाड़ी के लिए मैं अप्लाई किया था, आज मेरे पास 4 एम्बुलेंस है, वो भी सब गिफ्टेड है, मैं खुद लेके नहीं लिया। सिर्फ मेरे ससुर ने 5 लाख रुपए दिया था एम्बुलेंस बड़ी गाड़ी लेने के लिए, उनका काफी सपोर्ट है मेरे को। फिर जिधर जिधर एम्बुलेंस लगती है उधर हमारी गाड़ी जाती है। और सावनेर तालुका में जहाँ पे भी अपघात होता है तो लोग पुलिस को तो बाद में फोन करेंगे, पहले हमको करेंगे, क्योंकि हम जैसा कॉलर ने कॉल किया, भला वो बेवड़ा अगर रोड पे पड़ा दारू पी के, अगर भैया ने कॉल किया तो मेरे को जाना जरूरी है, क्योंकि उनको मालूम है कि हितेश यहाँ पे आएगा, मुझको वहां पे उसको उठा के हॉस्पिटलाइज करना है। क्योंकि रास्ते से चलने वाले तो 1000 रहते हैं, लेकिन मदद करने वाले कोई नहीं रहते ना। तो फिर अपघातग्रस्त का काम चालू किया मैंने।
आज किधर भी डिकम्पोज बॉडी रही, पुलिस वाले हमको हमारी टीम को फोन करते, क्योंकि डिकम्पोज बॉडी रही तो उसमें कीड़े पड़े रहते और परिवार वाले को सिर्फ उनका मृत्यु प्रमाण पत्र रहना होता है, उसके बॉडी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पीछे में जो प्रॉपर्टी रहती है उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर रहता ना, तो बॉडी सब हम ही उठा लेते। और अगर ये रहा लावारिस डेड बॉडी रही तो उसका पुलिस करते हैं अंतिम संस्कार वगैरह, यानी गड़ा देते हैं। तो हम पूरा कायदेशीर जो प्रक्रिया है, रीति रिवाज, हाँ, अगर हिंदू दिखता है शक्ल से तो पहचान है, हिंदू है तो हिंदू की पद्धति से करने का, उसको जलाने वाले अंतिम संस्कार, फिर उस स्टेटस में डाल देना कि आज मुझे मैयत है, तो एक 5-10 मिनट में स्टेटस में मदद कर देते लोग, यानी मेरे जेब में से कोई पैसा नहीं जाता, सिर्फ मैं मदद करता हूँ। बिल्कुल, जिसको देना है वो दे देता है और वो हो गया तो स्टेटस डिलीट। यानी एक अंतिम संस्कार करना है तो कैसे भी 4-5 हजार रुपए खर्चा आता है। बिल्कुल, लकड़ी उठाना ये, अब मैं समाज सेवा कर रहा तो लकड़ी वाला थोड़ी ना फ्री में देंगे, वो तो 200 रुपए मन लेगा ही। बिल्कुल, हार थोड़ी कोई फुकट दे, और हर चीज को पैसे लगता है, पैसे तो लगते हैं, हाँ, बिना पैसे से काम नहीं होता, सेवा में भी पैसे लगते हैं, ये तो सत्य है। लेकिन अगर तुम्हारा काम सच्चा और कर रहे हो तो मुझे तो भी आज तक के 6-8 साल में कभी रुकावट नहीं है कि पैसे के लिए मेरा काम कहीं रुका होगा। तो अच्छे काम करते हैं तो अच्छे लोग भी मिलते और दुनिया में काफी अच्छे लोग हैं। आपसे मिलके तो ये रियलाइज हो रहा है कि जो हम लोग सुनते हैं कि बुराई की तरफ ज्यादा ध्यान ना दो, क्योंकि अच्छे लोग भी ज्यादा तादाद में है। मैंने उस वक्त अगर उस पर ध्यान देता कि यार ये तो समाज सेवा कर रहा है तो मैं पीछे आ जाता, लेकिन मेरे को पीछे नहीं जाना था, मेरे को आज बहुत आगे जाना था। आज समय ऐसा आता है वो कभी कभी वो मेरे साथ में आ जाता है, यार भाई उसको भी लगता है ना कहीं मेरी भी फोटो आ जाएंगी, पेपर में मेरा भी नाम आ जाएंगे। तो मैं ऐसा ध्यान नहीं रखता कि इसने मेरे को ऐसा बोला था, कि मैं बस मेरा काम करता हूँ, मेरे को मेरे काम से मतलब। हित्य ज्योति फाउंडेशन का बेस सावनेर में है, आपका मेन ऑफिस? हाँ, ऑफिस तो मेरा सावनेर में। आप बोलते हैं कि आपके 4 एम्बुलेंसेज है, हाँ, तो स्पेसिफिक टेरिटरी है कि हम लोग कहाँ, जहां से खबर आ जाए वहां तक जाते हैं? कहाँ तक जाते मैं हैं? 20 किलोमीटर तक के जाता हूँ, 20 से 25 किलोमीटर अपना ये तुम्हारा होटल है ना, हाँ, वहां तक का आता हूँ, क्योंकि उधर से फिर कैसा उधर की गाड़ी आ जाती है, तो मैं मेरा इतना आने का ये समय ये हो जाता, तो मैं 108 वाला मेरा दोस्त है उसको पूछ लेता कि भैया तेरे कॉल आया, तो बोला हाँ, तो उसके पहले वो पहुंच जाता तो उसको वो लेके जाता। ओके, अगर मेरे को कॉल आता है तो सिटी प्रीमाइसेस में आ गए तो वो हैंडल कर लेते हैं, इससे हाँ, बाहर आ जाता है तो फिर आप मैं कर लेता हूँ, क्योंकि इधर से बोले तो खुरसापार बॉर्डर अपने उधर एमपी तक, यानी सावनेर से 25-30 किलोमीटर है, बिल्कुल, वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंचती जल्दी, तो हमारी गाड़ी तुरंत जाती है उठा के उनको। फिर वो बॉडी कैसी भी, कभी कभी तो अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, एक का पैर अलग, एक का धड़ अलग, हाथ अलग, तो भी हमने उसको प्रॉपर ही उठाया, उठा के हमारी टीम ने उसको बराबर डाला। उसका पैर 150 फीट दूर उड़ गया था, यानी उसको कोई पिक आयसर गाड़ी ने उड़ाया था शायद। तो बॉडी कैसी भी रहे हम उठा, कैसा है बॉडी अगर रोड पे पड़ी रही तो कायदा जो सुव्यवस्था रहता, कोई उपाधि लोग रहते, कोई गाड़ी जला देते या लोगों को भड़काने का काम करते। पहला अपना काम है कि बॉडी उठाओ सरकार, यानी उतना वो वहाँ का माहौल ठंडा हो जाता। नहीं तो कुछ लोग रहते नुकसान वाले, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, गाड़ी जलाने का भी काम रहता है, तो काम हम नहीं करने देते। यानी पुलिस का काफी जो मदद का काम है हमारी टीम करती। आपको कितने साल हो गए हित्य ज्योति फाउंडेशन को? फाउंडेशन को मैं संस्था तो अभी 2 साल हो गए रजिस्ट्रेशन किया, तो मेरे को ऐसा कोई संस्था रजिस्ट्रेशन करने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन एक जन ने बोला कि अगर तू भविष्य में तेरा काम बड़ा करना है तो तेरे फाउंडेशन को कोई सरकार की तरफ से या किसी जिसको डोनेशन देना है, काम करना पड़ेगा, तो कागज तेरे बहुत काम में आएंगे। तो मैं एक संस्था ओपन किया, तो 8 साल से तो काम कर ही रहे। हाँ, वो तो सुना है। आपके बारे में एक और डायलॉग सुना है हितेश जी, कि एटलीस्ट आपके एरिया में तो ये जो 20 किलोमीटर आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी आसपास के एरिया का हूँ, कि जिसका कोई नहीं उसका हितेश है। तो ये तो आपकी कहानी से भी सुनने में आता है कि आप अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, आप अनाथ को भी कोशिश करते हैं घर पहुंचाने की। तो ये सारी मतलब जो चीजें हैं ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम जैसे लोग, हम तो अपनी दिनचर्या में इतने ज्यादा बिजी हैं। तो अब भगवान ने आपको जैसे भी, चाहे जेल भेज के इस काम में लाया, कोई सबक देके, शायद हो सकता है आपका जेल जाना आपके लिए सबक हो, शायद वही एक संकेत आपको इस काम से वही टर्निंग पॉइंट है। तो हो सकता है कि उन्होंने ही तो एक तरीके से आपके लिए, क्या मेरे को तो कहना है कि एटलीस्ट लोकल इस समाज को तो बहुत फायदा हुआ आपका जेल जाने से। यही इसको तो इसी तरीके से हम अगर इसको अगर एक फन वे में देखा जाए तो पॉजिटिव बात तो यही है कि वो जाना भी जरूरी था, आपका वहां जाना और वहां से निकलना पक्के भी उतना ही जरूरी था। बराबर, और उसका बहुत बड़ा हाथ है जो आज आप ये चीजें खुल के कर रहे हैं। हितेश जी, हित्य ज्योति फाउंडेशन में थोड़ा सा और इलेबरेट कीजिए। आपने ऑर्फन बच्चों के लिए या ऐसे अनाथ बुजुर्गों के लिए कुछ काम किया, उसकी कोई कहानी सुनाइए।
एक ठंडी में एक बच्ची थी, एक दिन की बच्ची, यानी कुछ घंटे की बच्ची होंगी, वो प्रेगनेंसी होके उसकी माँ ने उसको सावनेर के टंकी के ऊपर छोड़ दिया था। हाँ, हाँ। और बच्चा देखो, कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, एक दिन का बच्चा, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी रहती कि उनको छोड़ना पड़ता, या तो लावारिस बच्चा पैदा हुआ होगा या तो कुंवारी होंगी, यानी जो भी XYZ। तो उसने अपने बच्चे को बढ़िया इसमें गुंडार के रखा था, वो रैप करके ब्लैंकेट में। हाँ, और उसके ऊपर दव वगैरह गिर रहे थे, ठंडी का सीजन था। और मुझे फोन आया, तो लोग सुबह जाते ना मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उनको वहां बच्चा दिखा रोते हुए, तो मेरे को फोन आया कि भैया एक बच्चा है। तो मैं तुरंत वैसा ही निकला, उठा के उसको, यानी उसकी नाड़ वाड़ जो रहती, यानी शरीर खरा, यानी वो 1-2 घंटे जो हो गए होंगे उसको, डिलीवरी हो गई। तो मैं उसको उठा के सरकारी में लाया। सरकारी में लाने के बाद डॉक्टर की जो प्रोसेस रहती है उन्होंने वो किया, पुलिस को कॉल किया था, हमारे अशोक कोड़ी सर थे थानेदार। फिर उन्होंने उसको बच्चे को लेके इधर गए मे हॉस्पिटल में, वहां पे रखा 15-20 दिन। बच्चा एकदम स्ट्रांग, बच्ची थी वो, स्ट्रांग थी। फिर उसके बाद में मैं ऐसा इच्छा थी कि मैं इसको रख लूं। मेरे को ऑलरेडी 2 बच्चे थे, लेकिन एक वो इतनी अच्छी थी दिखने में, बहुत, यानी उसमें एक लगाव जुड़ गया था मेरा। लेकिन कुछ नियम रहते कि उसको अपन नहीं रख सकते, चाइल्ड लाइन के जो नियम रहते कुछ। फिर उसको एक पुणे के एक फैमिली, उनको नहीं, वो भी फोटो मैं फेसबुक पे डाला था, तो उस पर काफी कमेंट आ रही थी कि ये बच्चा हमको दो, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था ना, मैं नहीं दे सकता था। तो फिर एक पुणे के फैमिली को बताया मैं एड्रेस यहाँ पे, तो फिर उन्होंने अपना ये करके वो बच्चे को डोनेट ले लिया। उसका नाम है सावनेर की परी करके। अच्छा। कोई भी पहचानता उसको। आज जो वो स्थिति में थी, आज वो इतनी बड़ी हो गई, कुछ फोटो नहीं दिखा सकते उसको, लेकिन उसको देख के मन को बहुत शांति मिलती कि उसको अगर मैं स्टेटस पे भी डाले, इसको पहचान देखे था, लोग कमेंट आती कि हाँ ये सावनेर की परी है, यानी वो पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो गई थी, यानी उसका भी काफी प्रमाण में लाइक आ गए थे उसको, और उसको चाहने वाले लोग भी। लेकिन आज वो बड़ी हो गई, मैं ना मिल सकता उनको ना कुछ। एक बच्चा था, एक लड़की थी, घर से बिछड़ गई थी, तो इसलिए बिछड़ी कि वो जब प्रेग्नेंट थी, घर वालों को पता होगा कि, तब मेरे को नहीं पता था कि एक लड़की आई बोले बस स्टैंड पे। तो मैं उसको लेके घर पे आ गया। मेरे पुलिस स्टेशन की जो कार्रवाई थी कि एक सदर एक ऐसे ऐसे लड़की मुझे मिली है, मैं उनको घर पे लेके आ रहा हूँ और उनका एड्रेस मिलेगा, उनको घर पे पहुंचा दूंगा। तो वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी शायद। तो आने के बाद घर में रुकी, मैं उसका एड्रेस ट्रेस किया। उसको घर में नहीं जाना था, लेकिन मैं उसकी फोटो वायरल कर लिया, उसको पता नहीं था, तो उसका भाई उसको लेने आ गया। 5-6 महीने के बाद वो लड़की और उसके भाई खुद आया बच्चा लेके, बोले कि ये बच्चा हमको देना है किसी को, हमको नहीं रखना है। तो मैं बोला, तब उसने पूरी हिस्ट्री बता दिया कि मेरा किसी के साथ में अफेयर था, और गांव हम जा नहीं सकते, MP साइड के लोग थे, इधर के उधर उन्होंने कर लिया। तो फिर मैं हमारे मुश्ताक सर थे चाइल्ड लाइन में, उनको बताया, बोला ऐसा ऐसा केस था, ऐसा ऐसा आया था मेरे पास, तो क्या करना है। तो बोले है इसके भी नियम है, यानी कई रोड पे फेंकने से अच्छा, जान जाने से अच्छा वो माँ से त्याग पत्र करके लिख लेते कि हमको इसको बच्चे को नहीं रखना है, तो किसी का गोद, अपन जिसकी गोद खाली है उसका तो भर सकते हैं। तो ऐसा 2-3 केस हुए कि जो बच्चे मिले छोटे छोटे, तो हमने उनको चाइल्ड लाइन की तरफ दे दिए। यानी माँ बाप कुछ भी नहीं सोचते और बच्चे को छोड़ देते लावारिस, वो मरे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते, उनका ध्यान चला जाता तो मैं पहुंच जाता वहां पे। और मैक्सिमम केस कोई भी हो जाए, सांप भी निकल जाए, किसी ने हैंगिंग कर लिया, फांसी लगा लिया हो, तो लोग मुझे फोन करते, क्योंकि उनको मालूम है कि हितेश दादा को फोन किया तो पूरा प्रोसेस अपना स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के भैया कर देंगे घर। पुलिस से लेके हर चीज हम, यानी जो भी करते हैं कायदे की इसमें करते। मेरे को अगर फोन आता तो मैं, हमारे थानेदार सर है, उनको इन्फॉर्म करके ही जाता हूँ। कभी कभी कैसा अच्छा काम करने के वक्त भी कुछ लोग रहते ना, पूरा काम मेंटेन करते हैं, हाँ, वो सब अपने को देखना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम अपघातग्रस्तों को उछलते हैं, यानी उठाते, रात बेरात कभी भी हो, बिल्कुल। तो कोई बोलता है कि गले का चेन निकालता है, पैकेट निकालता है, तो मैं उसका ध्यान नहीं देता। अब मैं 2000 से ज्यादा लोगों को मदद किया हूँ। एक तो बंदा होता कि यार हितेश ने मेरा जेब का निकाला या कान का निकाला, हाथ का निकाला, एक तो पुलिस स्टेशन जाता। बिल्कुल। फिर मैं ये सोचता हूँ कि इतने लोगों को मदद के, एक तो पुलिस स्टेशन नहीं गया, और पुलिस वाले अगर चौकसी करेंगे तो मुझे पता है जो चोर है उसको सजा मिलेगी, जो चोर नहीं उसको नहीं मिलेंगी। और पुलिस पहचान लेते नहीं झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। अगर मेरे बारे में किसी ने ऑब्जेक्शन भी लिया कि भैया इसने, और हम तो प्रॉपरली जब जाते हैं तो वीडियो शूट कर लेते, उसके गले में क्या है, हाथ में क्या। अगर रात में पब्लिक नहीं रहती है, हमको अगर मिलता है रोज जगह पे सिर्फ हम लोग है, तो हम पूरा प्रॉपर वीडियो ले लेते स्टार्टिंग से। जैसे 10 फीट पे बॉडी है तो उसके पास पहुंचने से पहले ही वीडियो बना लेते उसका, यानी कोई अपने पास में प्रूफ होना जरूरी है। और हमारे गाड़ी में कैमरे लगे थे,
कोई विषय नहीं है, जानबूझ के लगा मैं कैमरे, यानी कोई पीछे भी रहता ना पेशेंट और बता नहीं सकते लोगों को क्या है क्या नहीं। आप जैसा आप बता रहे हैं तो ये काम तो ना समय देख के आता है ना दिन देख के आता है, कभी भी आता है। हाँ, तो इसमें आपकी वाइफ का कितना बड़ा रोल है आपको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए? और उसके बारे में बताइए कि जब आप घर से दिनों दिन बाहर रहते हैं इन सब काम को लेके, तो आपके वाइफ का क्या एटीट्यूड है आपके प्रति? उसको तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आती है कि बस दिन भर का बाहर हूँ और खाना परोस के लाती है तो कॉल आ जाए तो भैया एक्सीडेंट रोड, अनाज को साइड में लग के पहले शर्ट पहनो और जल्दी निकल जाओ। वो उसको रोकती नहीं, उसको पता है काम है कर कैसा है, अपने वजह से अगर किसी की जान बचती है, तुमने जिंदगी में एक की भी अगर जान बचा लिया ना तो आपको जो सुकून मिलेगा ना, तुम्हारे पास करोड़ रुपए रहने दो कुछ भी, वो सुकून नहीं मिलेगा। जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर उसके फैमिली को बोलता है कि अच्छा हुआ कि 10 मिनट पहले आया, 5 मिनट पहले आया, वो नहीं तो इसकी जान जाती थी। कई केसेस तो ऐसी होती है कि हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, हॉस्पिटल में पहुंचाने से कई लोग जान बच गए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उनको आज भी लोगों में वो जागरूकता नहीं है कि एक्सीडेंट होने के बाद क्या करना चाहिए। लोग डरते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, फोटो निकालते हैं, बस उस पे। लेकिन एक तुम पुलिस को कॉल कर लिया है 112, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, 112 में 7 मिनट में तुम्हारे पास पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन लोग वो नहीं करते, बस फोटो निकालेंगे, वीडियो निकालेंगे। हाँ, लेकिन लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को फोन करते हैं, उसमें मेरे को सुकून मिलता है कि लोग मेरे से तो कोई उम्मीद रखते हैं, यानी नहीं ये बंदा कर सकता है। तो हम उसको उठा के सरकारी, और उसका फैमिली का अगर नहीं पता लगता तो उसको डायरेक्ट जो हॉस्पिटल है, यानी कपड़ों से पता ही लग जाता कि आदमी पैसे लगा सकता है, तो अपना पास का एलेक्सिस हॉस्पिटल वहां पहुंचा दे। अगर नहीं लग रहा कि नहीं भाई ये ऐसा एक आधा एक्सीडेंट होगा ना, अपन अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और उसका पैसा देने का नहीं रहा तो कहाँ से देगा। तो उसके लिए मेयो मेडिकल अपना ट्रामा सेंटर है और वहां पे भी अच्छा इलाज होता है। प्राइवेट से ज्यादा अच्छा इलाज अपने सरकारी में होता है। लेकिन लोगों की हाँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इतना अच्छा इलाज होता है, सिर्फ तुम उनको समझ दो। जो डॉक्टर कैसा रहता है, डॉक्टर को पता है कि ये इसका हाथ टूटा है, एक्सीडेंटली केस है, लेकिन वो रुक सकता है 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन मैं दूसरा पेशेंट लेके आता हूँ हेड का, तो डॉक्टर ये हाथ वाले को छोड़ देगा, हेड वाले को देखेगा, क्योंकि उसको जरूरी है। तो लोगों का समझ ऐसा होता है कि मैं तो 1 घंटे से रुका, मेरा नहीं हो रहा, लेकिन एक ही पेशेंट थोड़ी आते, आपको समझना पड़ेगा वो चीज। हाँ, हजारों पेशेंट आते हैं। अगर एक्सीडेंट वाला हाथ वाला एक आधा स्नेक बाइट वाला है तो स्नेक बाइट वाला नहीं बचेगा ना, तो हेड वाले को भी 5 मिनट के लिए साइड में कर देंगे, पहले स्नेक वाले को देखेंगे, क्योंकि हेड वाले से ज्यादा उसका पॉइजन ज्यादा स्पीड से दर। तो लोगों में ऐसा एक गैर समझ है कि यार मेरा पेशेंट नहीं लिया, तो लोग मेडिकल की तरफ नहीं जाते। लेकिन मेडिकल में इतने बड़े बड़े मशीनरी है जो प्राइवेट वालों के पास में भी नहीं है। तो ये भी लोगों को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डिग्रेड ना करें, उसमें भी अच्छा इलाज होता है। बहुत अच्छा इलाज होता है, क्योंकि मैं अनुभव लिया हूँ। हमारे रेलवे स्टेशन साइड में चाइना की बैटरी में एक बच्चा था, उसमें वो अपन छोटा पंखा रहता है ना, तो वो ऐसा ऐसा हवा ले रहा था, तो उसने ऐसा लेके सो गया, वो फट गया, ब्लास्ट हुआ, तो उसका यहाँ का पूरा फट गया था। उसमें अगर उसने प्राइवेट में जाता तो लाखों रुपए से बर्बाद हो जाता, और 108 से जाता नागपुर कोई भी हॉस्पिटल में तो इलाज नहीं होता। तो हमने उसको उठाया, उठाने के बाद उसको मेयो अपना मेडिकल में लेके गए, मेडिकल में लेके जाए, फेसबुक अपना पेपर में आ गया। तो उसके फैमिली को कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब बात में फ्रंट पेज लगी तो पत्रकार डॉक्टर को, यानी पत्रकारों के भरोसे लगी वो बात में, तो वहां पे उसके पिताजी ने बोला कि मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसका ट्रीटमेंट वीआईपी नहीं हुआ, बोले वीआईआईपी बोलते ना उसको, वेरी वेरी, हाँ वैसा इलाज हुआ बोले। क्योंकि डीन कभी भी कोई पेशेंट के पास नहीं जाता, तो गजबे सर उन्होंने 2 बार उसको विजिट किया और 5-6 डॉक्टर उसके आगे थे। आज वो बच्चा जिंदा है, उसका गाल पूरा ओके हो गया। अगर वो प्राइवेट जाता तो पैसे से लंबा हो जाता। तो ये भी एक मिथ है कि सरकारी अस्पतालों में पेशेंट का ट्रीटमेंट को हल्के में लिया जाता है, ये आपके हिसाब से गलत है? यानी कैसा? नहीं, बहुत लोगों का ये भी मानना है कि सरकारी अस्पतालों में नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज होता है, मेरा अनुभव है, जैसा मेयो मेडिकल में, वो कहीं पे भी नहीं होता। एक सीधा सा उदाहरण बताता, अगर कोई प्रेगनेंसी महिला है, उसको तुम प्राइवेट लेके जाओ, मैडम क्या करेंगी, पेट दुख रहा है, डायरेक्ट चीरा मार देंगे, उसको सीजर कर देंगे। लेकिन मेडिकल वाले वैसा नहीं करेंगे, उसका सिचुएशन देखेंगे, और डिलीवरी जो होंगी तो नॉर्मली होंगी। और मेडिकल में ज्यादा 99% ये डिलीवरी नॉर्मली होती है। प्राइवेट वाले तो लूटने का काम करते हैं। तो उल्टा फिर 99 शायद % नॉन नेचुरल डिलीवरी, सीजर ही होगा प्राइवेट में, और सरकारी में नॉर्मल होगा। और नॉर्मल और सीजर में बहुत फर्क रहता है। लेकिन अभी कैसा है,
हम भी हुए तो नॉर्मली हुए ना, आप भी हुए तो नॉर्मली हुए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी कैसा हुआ, बच्चा ने लैट्रिन कर दिया और डॉक्टर को अपन ये नहीं कर सकते, यानी उनके विरुद्ध भी नहीं जा सकते कि वो जो बोलेंगे वो तो सुनना ही पड़ेगा ना। और हाँ। काफी ऐसा हुआ है कि ये डिलीवरी अभी 4 दिन के बाद होंगी, हमारे गाड़ी में डाला तो बच्चा हो जाता। फिर डॉक्टर का ये भी कुछ, क्योंकि वो कटते नहीं ना, अब सीधा सीधा डॉक्टर, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, तो कुछ डॉक्टर भगवान भी है, लेकिन कुछ क्या करते हैं, बस चीरा मार दो, सीजर कर दो, यानी जो नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है, नॉर्मल होने वाली है, उनको सीजर कर देते। हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी और जब डिलीवरी का टाइम आया था, हाँ, तो डॉक्टर ने सीधा आके रशी पुशी ये बोला कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, लगता है सीजर करना पड़ेगा। हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में एक हस्बैंड या अगर वहां कोई भी होता फैमिली मेंबर, हाँ, तो वो तो डॉक्टर को यही बोलेगा कि देखिए जैसा आपको ठीक लगता है कीजिए, वाइफ और बच्चा की जान सलामत होनी चाहिए। बरोबर, तो वो ले दे के बाद सीजर पे आ ही जाती है, आती और है। 99.9% केसेस प्राइवेट हॉस्पिटल में सीजरिंग सीजर ही होती है। और आजकल सीजरिंग डिलीवरी भी एक एक्सपेंसिव अफेयर है, हाँ। उसके भी पैसे कम नहीं लगते। बहुत ज्यादा लगते हैं बस। तो मैं रितेश जी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि व्यूअर्स के साथ साथ मेरा भी ये चीज बहुत क्लियर हुआ, क्योंकि मेरे भी मन में ये चीज बैठी थी कि सरकारी अस्पतालों में काम धीरे धीरे होता है। तो आपने ये बहुत बड़ा फैक्टर क्लियर किया। और जहां तक अब अगर एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, तो वैसे तो हमारे व्यूअर्स को आपके फोटोज दिख ही रहे हैं अभी कि आपने कैसे कैसे, आप कोई एक आध ऐसा स्टोरी सुनाइए जो आज तक आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है और आज भी आप उसको लेके भावुक होते हैं, या कोई भी कोई एक सबसे आपकी एक चुन के एक स्टोरी सुनाइए हमें। एक कोविड के पहले 1 साल पहले एक सोना नाम की लड़की थी जी। उसको फेसबुक पे तो जितने फॉलोअर उसको सब सोना के नाम से पहचानते, गुजरात की थी वो ऐसी कचरा बीनती थी। तो मुझे फोन आया कलमेश्वर से, एक लड़की है, तो मैं उसको यानी ये किया, उठाया, उससे बात किया। तो बात करने में बहुत अच्छी लगी, वो गुजराती लैंग्वेज में बात करती थी, सीपर समाज की थी। तो उसको उठा के घर लाया, उसको घर में लाया, उसको नहला धोया, भाभी ने नहलाया धोया, उसको अच्छे से लगा। लेकिन वो कैसा थोड़ा मेंटल थी, ज्यादा मेंटल नहीं, थोड़ा मेंटल थी, उसको सब समझता था। तो मेरे घर पे ही रहती थी वो। तो फिर कोविड का काल आया, तो उसमें मैं कैसा बाहर ही रहता था और मेरा ध्यान उस पर ज्यादा नहीं था। तो वो कैसा दिन भर घूमती थी, घूम के फिर घर पे यानी पूरा कचरा जमा करके मेरे घर पे आती थी। तो मेरे घर वाले भी कुछ नहीं बोलते थे, और कुछ लोग अच्छे थे जो उसको खाना वाना दे देते थे। स्टेटस पे डेली रहता था उसका मेरा बात करना। तो क्या हुआ, एक दिन वो हमारे आगे वाले घर के पास गए, तो आगे वाले ने कंप्लीट कर लिया होगा किसी को कि ये आती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, गंदगी फैलाती है। तो मैं जाके वो साफ कर लेता था। पता नहीं वो 1.5 साल हमारे यहाँ पे रही, फिर वो 1.5 साल के बाद अचानक गायब हो गई। उसको किसी ने तो भी लाके नागपुर में छोड़ दिया। अब रास्ते में एक जन मैक्स वाला था, उसने बताया कि तुम्हारे स्टेटस पे जो सोना आती है, सोना नाम की लड़की, वो सदर के पास है। तो मैं तुरंत उसको लेने आया, लेकिन वो तब तक के वहां से निकल गई थी। 2 साल का जमाना हो गया, वो निकल गई, कहाँ निकल गई पता नहीं, लेकिन याद हमको उसकी हमेशा आती थी। फिर वो भटकते 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 यवतमाल के आगे कोई दारवा गांव है, या तो हो सकता है यहाँ से किसी ने उसको नागपुर से लेके गया होंगे। तो उसको बाई के पास में रखा था। अब उससे जो भी गलत किया उन्होंने, गलत तो हुआ चाहिए उसके साथ में, उसने पूरा बताया मेरे को क्या हुआ। अब उसके सामने से बोलने वाला कोई नहीं था ना। फिर आर्नी करके गाँव था, वो बाई के पास में उसको दारू पिलाना, ये करना, वो गलत काम करना उससे होता था। फिर उसने क्या किया, अब सर्किट हो गई होंगी, उसका दिमाग खत्म, उसने ये उठाया, कुराड़ उठा के उसको मारा, लगता कुछ तो भी उसके आदमी को, क्या बंदे को मारा उसने। तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने उसको बोला कि ये मेंटल है, इसको काहे को रखा है, ऐसा वैसा। तो उसने यवतमाल के हमारे दोस्त थे मित्र, उनके संस्था में रखा, वहां पे वो भी बेघर का काम करते, तो वहां पे रखा। तो फिर एक पेशेंट लेके मैं उसको उधर गया था यवतमाल में छोड़ने। हमारे गांव का एक कहा पुष्पा राज करके, पुष्पा था वो, यानी उसके बहुत बड़े बाल बढ़ गए थे, अजय नाम था उसका। पुलिया पे अपने जो डिवाइडर रहता ना, वहीं पे बैठता था ऐसे पैर वैर करके। तो उसको छोड़ने गया था मैं, छोड़ने गया तो मैं वो जो संस्थापक थे हमारे संदीप भैया, उससे बात कर रहा था। तो सोना कैसे बेड के नीचे थी, सो गई थी नीचे, उसको कोई दिख रहा नहीं था, कोई आ रहा, क्योंकि बहुत लोग थे ना वहाँ पे, 200-400 लोग थे। तो मेरा आवाज सुन के उसने बोला कि मैं पहचाना बोले तुमको। मैं बोला तू, फिर वो बाहर निकली, हितेश भाई है क्या बोले। मैं बोला सोना है क्या बोला, हाँ बोले। फिर उसने रो रो के पूरा बताया मेरे को कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे लेके चल। लेकिन मैं बोला मेरे पे यहाँ पे रहने से अच्छा तू यहाँ पे ठीक है, क्योंकि वो भी भैया उसके घर का पता लगा रहे थे। तो घर पे पहुंच गई, लेकिन उसने मेरे आवाज से पहचाना, वो वीडियो है मैं आपको दिखाऊंगा। बोले मैं पहचान लिया, बोले ये हितेश भाई है करके, ज्योति बहन का है, यानी भाभी को ज्योति बहन। मैं बोला यार देख, इतने साल हो गए, 3 साल हो गए उससे मिला नहीं मैं, 2-2.5 साल,
लेकिन उसने मेरा आवाज नहीं भूला, क्योंकि उसका और मेरा, हमारे परिवार का बहुत लगाव था। राइट। तो वो लगाव को, वो सोना को तो कभी नहीं भूल सकता मैं, लेकिन वो संदीप भैया के भरोसे वो उसके घर में पहुंच गई। आज तो वो आज वो परिवार अपने घर में है। हाँ, परिवार में। वो सोना नाम था उसका। बहुत अच्छा। यानी वो बोलते ना, और मेरा एक कहावत है कि मुझे पागलों की दोस्ती पसंद है और मुसीबत में कोई समझदार साथ नहीं देता। वो पागल था लोगों के नजर, मेरे में इसमें मेंटली था, लेकिन उसका और हमारे परिवार का दिल लग गया था। आज जब दिल लग गया था तभी उसने मेरे आवाज से पहचाना कि ये हितेश भाई है करके। तो हितेश जी, हित्या ज्योति फाउंडेशन में आप जब चालू किए तो डेफिनेटली आप अकेले ही होंगे जब चालू किए होंगे, आपके वाइफ आपके साथ होगी। हाँ। लेकिन आज हित्या ज्योति फाउंडेशन में कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ में ऑल महाराष्ट्र में 4,500 लोग हैं टीम में, जो फाउंडेशन से जुड़े हुए। हाँ, जुड़े। यानी हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर कहीं भी औरंगाबाद हो तो वहां पे भी मेरे 5-6 लड़के, यानी सोशल मीडिया के फ्रेंड है, ऐसे नहीं कि टीम में उनको मैं ये किया हूँ, सब मेरे जॉइंट में, यानी 4,500-5,000 लोग। लेकिन आपकी एक नेटवर्किंग है, मतलब हाँ, आपका एक एफिशिएंट नेटवर्किंग है कि आपका एक, हाँ, वो मेरे आधे रात कभी भी काम में आ सकते। राइट। और यहाँ पे प्रॉपरली मेरे साथ में 6 लोग रहते हैं, कुछ उसमें मैं महीने से कुछ लड़के रखा हूँ, क्योंकि कैसा है, एम्बुलेंस यानी प्राइवेट गाड़ी तो कोई भी चला सकता है, लेकिन एम्बुलेंस गाड़ी हर कोई नहीं चला सकता। राइट। क्योंकि उसमें हर प्रकार के लोग जाते हैं और हर सिचुएशन में वो गाड़ी चलाना हाँ, पड़ता है। हाँ। और कैसा है, कभी डिकम्पोज बॉडी रहती है तो कभी हाथ पैर अलग, कहीं वो चिल्लाता है, तो ड्राइवर का कैसा मन इधर उधर नहीं जा रहा, उसका सिर्फ गाड़ी चलाने को ना। तो 2-3 लड़के मेरे ऐसे और 2-3 लड़के ऐसे कि वो पूरा काम संभाल लेते। अभी मेरे को भी जाने की जरूरत तो ये लोग वॉलंटियर्स हैं कि आपके पेमेंट पे हैं? आप नहीं, ये मेरे वॉलंटियर है, यानी मेरे ग्रुप में मेंबर है, वो मेंबर है। हाँ, यानी मेरे साथ में काम करते हैं। मतलब लेकिन वो काम करते हैं, लेकिन आप उनको सैलरी वगैरह देते हैं? नहीं, ऐसा तो ये यानी वॉलंटियर्स हैं, प्रॉपर वॉलंटियर्स हैं। उनको भी काम करने में यानी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, मतलब वो इसी टाइप के हैं। हाँ, उनको अच्छा लगता है। जैसा मैं काम करता हूँ, मैं अगर पूरा यानी डेड बॉडी भी उठाना है, सड़ी गली भी होंगे तो मेरे को स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि मेरे नाक का वो स्मेल सेंस चला गया उसका। तो उनका भी वैसा है, जो काम मैं करता हूँ वही काम वो करते हैं। अगर मैं नहीं भी रहा, कहीं बाहर लटक गया तो उनको बता दिया कि बॉडी ऐसा ऐसा है, तो प्रॉपरली जाके उसका हैंड कर लेते। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि सैलरीड और वॉलंटियर, क्योंकि आप अभी हमारी बात हुई कि ये सारे काम करने के लिए पैसे लगते हैं। हाँ, आपको समाज सेवा भी करना है। हाँ। तो बिना पैसे के नहीं होगा। तो ये चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं? ठीक है, आपके पास वॉलंटियर्स है, बहुत अच्छी बात है, आपको पे नहीं करना है, बट आपकी गाड़ियां हैं, आपको इतने लोगों को केयर करना है। हाँ। किसी को ये शहर से वो शहर छोड़ना है, बरोबर। तो ये सब का आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब फंडिंग अभी कैसा है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारे 15-20 किलोमीटर के अंदर में हम फ्री सेवा देते हैं, कोई चार्जेस नहीं करते। तो अगर उसने बोला कि भैया हमको रेफर नागपुर जाना है, अगर उसने बोला कि प्राइवेट जाना है, तो हम उससे 2,000-2,500 रुपये लेते थे, क्योंकि ड्राइवर का खर्चा हुआ, ये पेट्रोल वगैरह। अगर उसने बोला कि मेरे को मेडिकल जाना है, तो हम वो जितना देगा उतना, हम उसको फोर्स नहीं करेंगे कि भैया मेरे को इतना ही दे, क्योंकि कैसा है, तुम अगर प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो तुम पैसे वाले लोग, तुम वहां पैसा लगा सकते। मेडिकल कौन जाएगा? जो गरीब है। बिल्कुल। तो जैसे सिचुएशन रही वैसे पैसे हम ले लेते। और कोई किसी को 2,000 मंगा तो 10,000 रुपये दे देता है, यानी उसकी जान बची। कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो बोलते कि भैया 1,500 दे दो, तो वो बोलता कि हम तुम्हारे फोन पे 10,000 रुपए डाल दें। उसको सिचुएशन पता चलती कि ये आदमी काम का है। समझ हाँ, और कभी किसी का बर्थडे रहता है, कोई किसी के माँ का यानी क्या बोलते हैं उसको 13वीं रहता है, तो वो खर्चा निपटाने से वो हमको डोनेट कर लेते हैं। लोगों के भरोसे हमारा काम चल रहा है। नहीं, बिल्कुल। जैसा कि एक हमारी ताई है, फेसबुक फ्रेंड है हमारी, तो वो तो मेरी बहन है जैसे समझ लो। तो उन्होंने आज सगी बहन भी रही थी मेरी, तो 10 रुपए नहीं देती। आज उसने मेरे संस्था की जगह लेने के लिए 10 लाख रुपए दिया, और उसमें भी उसने बोला कि मेरा नाम कहीं आने को नहीं होना, कहीं तुम शो मत करना। यानी ऐसे भी लोग दुनिया में है जिनको क्रेडिट से कोई लेना देना, कोई लेन देन। काम कर रहा है ना बंदा, काम कर रहा है तो बस उसे काम से अपन मदद करो। तो जीजाजी भी अच्छे, तो हमने वो 25 लाख रुपए की जगह लिया। कुछ लोग, मेरे ससुर ने भी पैसे दिया उसमें। कुछ जो लोग थे जिनको लगा कि यहाँ पे जो बेघर लोग हैं जो आज रास्ते पे भटक रहे, तो मैं 1.5 एकड़ जगह लिया अपने सावनेर के पास में। वहां पे कम से कम 500 बेड की व्यवस्था करके, जिनका कोई नहीं है। देखो कैसा, आश्रम में तो हर कोई टाइप के लोग रखते, वृद्धाश्रम में भी रखते, लेकिन वृद्धाश्रम में वो लोग नहीं रखते कि जिनका बेड पे हो, जैसा लैटरिन कर रहे हैं, वो तुमको वृद्धाश्रम में वो लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको सबको करना पड़ता था। अपन वो लोगों को करेंगे जिनका कीड़े निकालना है, जिनका अपने को वॉश करना है, आपको नहीं संभाल पाए, हाँ, उनको रखना है। तो वो सेवा है। नहीं तो कुछ तो वृद्धाश्रम वाले ने धंधा बना के रखा है। हाँ।
5,000 महीना, 10,000 रुपये महीना, उसको सेवा थोड़ी बोलते, वो बिजनेस हो गया। अपने को बिजनेस नहीं करना, अपने को लोगों को वहां पे रख के उनकी सेवा करना, कि ताकि लोगों को पता चले कि ये सेवा है। तो अपना काम आपकी खुशी उसी अकम्प्लिशमेंट में है कि मैंने कुछ अच्छा किया, बस समाज के लिए हाँ, किया, और बाकी अच्छे लोग आपके साथ जुड़े ही जुड़े हैं, जुड़े तो इसका फल आपको, भगवान आपके साथ है एक तरीके से। बिल्कुल। हितेश जी, अभी आपने बताया था कि अभी हमने कुछ 2-3 दिन पहले एक डेड बॉडी को एक गांव में कहीं पे, उसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए व्यूवर्स को। तो वो 5-6 दिन से मिसिंग था, वो नदी पे नहाने गया होगा, तो उसका पैर वगैरह स्लिप हो गया, तो वहीं पे गिर गया। तो परिवार वालों ने कुछ उसको ढूंढा नहीं, क्योंकि वो खेत में काम करता था और खेत में 2-2, 3-3 दिन आता नहीं था घर पे, तो उन्होंने घर में कोई यानी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दाखिल नहीं किया। तो फिर किसी को वो बॉडी ऊपर आते हुए दिखी होंगी, कोई बकरी वकरी चराने वाले, तो उन्होंने पुलिस वालों को फोन किया, तो पुलिस वाले का फोन हमको आया। तो बॉडी कैसी उल्टी थी, यानी जो सर था वो दूर था वहां से और वो उल्टा था, तो कोई पहचान नहीं सकता था कि ये बंदा ये है करके। फिर हमारी टीम गई, हमारी टीम ने और मैंने वगैरह उसको उठाया, पलटा, फोटो वोटो निकाला, तो बीबी ने उसको देखा, हाँ 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 मेरा है। और जैसे बॉडी उठाने का काम आया, बॉडी उठा के बाहर लाए, तो उसने पास आके भी नहीं देखा, कि सिर्फ दूर से पहचान लिया। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ, मेरा हाँ, पति है, क्योंकि उसके हाथ पे गोंदा था ना, नाक जैसा टैटू था उसके, तो उसने पहचान लिया। और जैसी बॉडी बाहर निकाल, तो गांव के भी सब लोग गायब, सभी लोग, परिवार वाले और सब। फिर हमने सोचा अब इसको उठाए कैसे, स्मेल तो यानी हमको तो आती नहीं थी, लेकिन वो एक पुलिस पाटिल थे, उन्होंने मदद किया। फिर हमने चारों मिलकर उसको बॉडी को 1 किलोमीटर लाया, और 1 किलोमीटर लाने को कम से 2-2.5 घंटे लगे। कैसे लेके आए आप लोग उसको? उठा के लेके आए स्ट्रेचर पे। हाँ। और तब मैं सोचा कि अगर ये बंदे के पीछे कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, अगर इसके पास पीछे प्रॉपर्टी रहती तो लोग रुकते, तो अभी बॉडी क्लेम करने खड़े हो जाते। हाँ, खड़े हो जाते, क्योंकि उनको मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत रहती ना, तो नहीं आए, वो भग गए। फिर उसको उठा के हम सरकारी लेके, पुलिस वाले आए, फिर पुलिस वाले ने फोन किया कि परिवार वाले कहाँ है, तो कोई आए तो फिर दूर दूर से ऐसे नाक को स्मेल आती थी ना उनको, अपने ही लोगों से स्मेल आती है। तो मैं बोला नहीं, फिर हमने उठा के उनको ये किया, बोला अगर तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तो अंतिम संस्कार भी हम कर लेते, अब इतने लोगों को तो किया, तो नहीं बोले। फिर वो कैसा है, अंतिम संस्कार इसलिए किया कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए, नहीं तो उनको अगर बोलता कि हमको दे दो तो वो दे देते। तो यानी इंसानियत से आपका रूबरू बहुत बार हुआ है, अच्छे से बहुत बार हुआ है, इंसानियत को आप अच्छे से पहचान चुके बहुत हैं। अच्छे से, और मैं शक्ल देख के पहचानता कि आदमी क्या है करके क्योंकि कैसा है, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके माँ बाप घर पे है, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है ना, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में। और अच्छे लोगों के, जो शेतकरी लोग रहते, काश्तकार लोग रहते, गरीब लोगों के माँ बाप घर पे रहेंगे। जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, उनके माँ बाप तुमको वृद्धाश्रम में मिलेंगे, पेड़ वाले, तो पैसे देके ऐसे ऐसे फोन आते हैं कि भैया तुम एक काम करो, मेरे पिताजी, मैं इधर में हूँ, जॉब पे हूँ, ऐसा हूँ, उनकी कुछ व्यवस्था कर दो आश्रम में, इधर में। तो मैं उनको डायरेक्ट मना कर देता, मैं वो नहीं करता था, उनको एडमिट करने का प्रोसेस है, वो करते बैठेंगे जहाँ करना। मेरा बेटा जब 2 साल का हुआ था हितेश जी, तो मैं वृद्धाश्रम गया था। हाँ। तो वृद्धाश्रम में आपकी ये सावनेर वाले वृद्धाश्रम गया था, तो वहां पे मैंने ये नोटिस किया, जो बात आपने अभी एक बहुत बड़ी बात बोल दी, जो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने वहां भी कोई अनहेल्दी वृद्ध नहीं देखा। वहां सब चलते फिरते, कोई भी बेड रिडन नहीं था वहां पे, ज्यादा नहीं, 18-20 लोग थे। हाँ। लेकिन कोई भी बीमार नहीं था जो आप बोले। तो मुझे अब ये चीज लग रहा है कि जो आप बोल रहे हैं कि एक्चुअल जरूरतमंद लोग को वृद्धाश्रम भी सपोर्ट नहीं करता है, जिनको एक्चुअल चाहिए, जो कि अपना टॉयलेट पानी भी नहीं कर सकते हैं खुद से। तो ये बात एक्चुअली आपने बोला, तो अभी मेरे को वो वापस से घूम के आई, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि ये चीज मैंने भी नोटिस किया कि कोई भी बेड रिडन आदमी मुझे वृद्धाश्रम में नहीं दिखता है। और वृद्धाश्रम वाले वैसे लोग रखते भी नहीं, अगर अभी मेरे पास जगह है सब, लेकिन उनको रखने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं कभी कोई आश्रम में फोन करता हूँ, तो वो पूछते, हिस्ट्री पूछते। अरे जब तुमको सेवा करना है तो हिस्ट्री पूछने की जरूरत नहीं है, उनका फैमिली का है क्या, वो चलते फिरते क्या, खुद का खुद करते क्या। अगर अपन ने बोला हाँ खुद का खुद कर, हाँ ठीक है, फिर लेके आ जाओ। फिर वो बोलते उसका रिटायरमेंट का कुछ, यानी वो निराधार वगैरह पैसे मिलते ना, तो उसका बैंक अकाउंट, यानी उनको कुछ उम्मीद रहती। बेसिकली वृद्धाश्रम में अगर कोई वृद्ध को भी हम डाल रहे हैं, हाँ, तो उसके भी कई कंडीशन है। बरोबर, बहुत कंडीशन। अगर वो ज्यादा अनफिट रहा तो वृद्धाश्रम भी उनको पनाह नहीं देगा, नहीं करेगा। ये कुछ तो नई चीज। तो वो लोगों को अपन रखेंगे ना, जिनका कोई नहीं करता, तो वो लोगों को अपन करेंगे, वो सेवा करने हमको करना है। और वृद्धाश्रम, अब जब वृद्धाश्रम की मैंने जो अभी कहानी बताई उसी समय, और आप जो ये बात बोल रहे हैं, ये एक्चुअली वृद्धाश्रम वालों ने भी बताया हमें
कि वहां पे कुछ जो वृद्ध लोग थे, उनके बच्चे ही जॉब करते हुए बच्चे ही उन्हें वहां छोड़ के गए। तो बहुत सारे हमने वृद्ध लोगों को देखा जिनके की मतलब बेटा बेटी या बेटा बहू जो बोलिए, सब कुछ धरती पे है, सब कुछ होने के बाद भी अपने उनको माँ वहां बाप पे की सेवा रखा है। करने के लिए समय नहीं है उनके वो पास। किस्मत वाले नहीं ना। माँ बाप को कौन रखता है पास में जो किस्मत वाला हो? क्योंकि मैंने देखा हो कि ऐसे भी लोग हैं कि जब अंतिम संस्कार को भी पैसे भेज देते कि भैया हमको घर पे मत लाओ। यानी लोगों को उनको पता, वो बताते नहीं ना कि मेरे माँ बाप वृद्धाश्रम में है, फिर एकदम बॉडी आ जाएंगी घर पे तो फिर आजू बाजू वाले वो क्या बोलेंगे कि अरे तुमने तो बोला था। तो वो डायरेक्ट बॉडी उठा के एक तो घाट में पहुंचाते, या तो हमको बोलते कि हम हमारा है ना अंतिम संस्कार का खर्चा आपको दे देते हैं, तुम उनका उधर के उधर कर दो। ऐसे भी लोग देखे, तो ऐसे भी वो लड़के देखे कि माँ का चेहरा भी नहीं देखना और माँ बाप का भी चेहरा देखना छोड़ दिया उन्होंने। कुछ कारण रहते वो उनका मैटर है घरगुती, लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने आपको जन्म दिया है उनको अगर तुमने रास्ते पे छोड़ा तो आज दिन अच्छे तुम्हारे, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा भी, आज जैसा मेरा बच्चा है, अब मैं कोई एक्सीडेंट, अब वो 6 साल का ही है, एक्सीडेंट से आज भी उसको डर नहीं लगता, खून से डर नहीं लगता। तो मैं कैसा उसको अंतिम संस्कार हो, कोई भी काम रहा, अगर वो मेरे को दिख गया घर पे तो उसको लेके जाता, उसको पता चलने को ना कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। बराबर, एकदम से उसको खून दिखाऊंगा तो वो डर जाएगा। बिल्कुल। उसकी खून से दोस्ती होना जरूरी है, क्योंकि आज मैं हूं नहीं हूं, कल को उसको काम करना है ना। और तो आपका बेटा भी कितने साल का है? अभी 6 साल का है। तो कहीं ना कहीं अपने फादर के काम से फेमिलियर हो गया है वो अभी? वो भी अग्नि देता है ना, उसके हाथ से कोई फोटो आपके साथ भी जाता है? हाँ जाता है वो। क्या बात। लड़की है वो भी जाती है कभी कभी, तो फैमिली वाला का तो सपोर्ट है। तो बेसिकली आपकी कहानी में आपके सबसे बड़े इसमें क्रेडिट जाना चाहिए आपके वाइफ को। बिल्कुल जाना चाहिए। आपकी पूरी कहानी में लगता है कि एक लाइफ पार्टनर का 100% सपोर्टिव होना ऐसे कामों में जरूरी, नहीं तो आप शायद यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। अगर आ ही नहीं सकता है, उन्हें एतराज होता तो आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। बरोबर, क्योंकि रात बेरात मेरे को कभी भी जाना पड़ता है और समय बता के नहीं आता ना, क्योंकि मेरे को, मैं जाता तो 10 मिनट के लिए और उसमें 6-6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि और मे भी पूरा मैं एक काम अगर लिया तो मेरे को काम प्रॉपर होना, अगर करके ही घर आना। हाँ घर आऊंगा, तब तक वो मेरे को फोन नहीं करेंगे। वो मैप पे देख लेंगे गाड़ी कहाँ पे, तो फोन ही करेंगे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अभी ये गए तो ये पूरा काम करके वापस आएंगे। अभी हित्य ज्योति आधार फाउंडेशन को 2 साल हो गए, और वैसे हम तो जेन्युइनली प्रे करेंगे कि आने वाले और 2 साल में 10 गुना हो जाए। लेकिन आपका क्या प्रोजेक्शन है? आप हित्य ज्योति फाउंडेशन को कहाँ तक देखना चाहते हैं इस देश में? आप कहाँ तक, आपका क्या विजन है आप अपने फाउंडेशन को लेकर? अभी तो फिलहाल मैं, मेरे जो जगह है वहां पे कम से कम 500 लोगों को ये एक चालू हो जाएगा संस्था। तो ऐसे महाराष्ट्र में मेरे को 5-6 जगह चालू करना है। वहां पे कुछ लोग जुड़ेंगे मेरे से, और जिनकी कुछ प्रॉपर्टी है वो बोलते हैं कि भैया मेरे इधर में चालू करना है। तो जब तक कि मैं मेरे इधर का ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार नहीं करूंगा, फिर आगे में कैसा प्रोजेक्ट करना है मेरे को पता नहीं रहेगा ना इधर। इसलिए इधर का अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं महाराष्ट्र में छोड़ो, महाराष्ट्र के बाहर भी अपनी संस्था काम करेंगी। क्योंकि वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके साथ बहुत सारे अच्छे लोग जुड़ चुके हैं, जिन्होंने आपका अच्छा काम देख के, आपकी अच्छाई देख के, वो आपको दिल से कनेक्टेड है। तो कभी भी आप ऐसे कोई स्टेप लेंगे तो आपके साथ कई लोग हैं जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करने को इसमें तैयार है। तो मतलब बेसिक मोटो आपका ये है कि हित्य ज्योति इस देश में जहां तक फैले और जितना काम करे उतना अच्छा है। हाँ वो तो है। अगर कैसा है, अगर अपन ने काम की शुरुआत किया तो एक ही हितेश नहीं होना, हजारों हितेश तैयार होने को होना। यानी रास्ते पे अपघात तो मेरे एरिया में नहीं होते, हर जगह होते, तो हर जगह लोगों ने प्रेरणा लेके काम करने की। नहीं तो अगर आज आप बोलते हैं कि आपके साथ 4,500 लोग हैं, हाँ, तो अगर देखा जाए तो ये तो सब हित्य ज्योति के साथ ही है। तो आज एक हित्य ज्योति आधार फाउंडेशन एक छोटी नहीं, काफी बड़ी फैमिली हो गई। हाँ, और आपके साथ हर स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं। बरोबर, कि अगर आप कोई स्टेट में कुछ नया इनिशिएटिव लेना भी चाहते हैं या अपना फाउंडेशन को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो आपको हर जगह 10-5 लोग अच्छे मिल जाएंगे जो आपको सेटअप करने में पूरी तरह से उसको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, बरोबर, जो कि मनी वाइज और सोशली पावरफुल लोग हैं। अच्छा हितेश जी, इंटरनेट तो छोड़िए, रियलिटी में भी 10% 20% लोग ऐसे जरूर रहते हैं जो आप कितना भी अच्छा काम करें उनको उसके पीछे कोई नेगेटिव मोटिव लगता है। अब जैसे कि हम ये सारे काम करते हैं, तो इसमें आपको किस टाइप के कभी आलोचना मिली, और अगर मिली तो किस टाइप की मिली? क्या कभी किसी ने आपके काम पे किसी टाइप का शक किया या आपके काम को किसी तरीके से खारिज किया कि अरे ये तो बकवास है, तो मतलब सिर्फ दिखावा है? ऐसा कोई इंसिडेंट है तो ये बताइए व्यूअर्स। हाँ, काफी पहले कुछ कमेंट आती थी कि ये दिखावा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, लेकिन मैंने वो
उनका माइंड इतना चेंज कर दिया। यानी मेरे गांव के भी कुछ लोग थे कि नहीं हितेश ये बकवास काम करता है, लेकिन समय जब उसके घर पे आया, जब उसके घर के पिताजी का एक्सीडेंट होकर जब मेरे एम्बुलेंस में गया, तब उसको पता चला कि अपन ने किसके बारे में क्या बोला। यानी अब लोगों का ये थिंकिंग जो है मेरे बारे में या मेरे एरिया के बारे में वो चेंज हो गई है समय के साथ। समय के साथ में, क्योंकि उसको लगा कि इसको रोकना मुश्किल है। तो इस पे टेंशन लेने के बजाय हमें इन चीजों को समय पे छोड़ देना चाहिए, यानी अपना काम करना उसके तरफ ध्यान मत दो तुम, और उसको छोड़ दो। समय यानी वक्त बहुत बड़ा बलवान। वक्त आज अपना मेरे काम पास गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, आज मेरे पास सब कुछ है। बिल्कुल रो लोगों के दिया हुआ है, मेरा बिल्कुल, कुछ नहीं, मैं तो फकीर हूँ, बरोबर। और मेरे को मदद करना है लोगों के लिए। और मैं कुछ लोगों कैसा है, अपन निगेटिव के यानी निगेटिव की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, पॉजिटिव कमेंट भी आती ना उसमें मैं ध्यान नहीं देता, तो मैं उसके तरफ ध्यान ही नहीं देता। लेकिन वो पॉजिटिव कमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लाइफ में जो आपने काम को आगे खींचा, क्योंकि बहुत ज्यादा। और सोशल पॉजिटिव कमेंट को 10-10 बार पढ़ा। हाँ, इसीलिए पढ़ा। तब आज तो मेरे को समय भी नहीं मिलता। बिल्कुल आज मेरा फेसबुक सोशल जो भी है वो मेरे बच्चे हैंडल करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये काम में पूरा बिजी कर दिया। अगर वो कमेंट अच्छी नहीं आती, उसमें नेगेटिव कमेंट मोटिवेशन नहीं आता, तो उसमें बहुत से कमेंट है। और जो कुछ है आज फेसबुक और सोशल मीडिया के भरोसे, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी 3500 व्हाट्सएप ग्रुप है पूरा ऑल इंडिया में। अगर कोई उत्तराखंड का अगर बच्चा मिल गया, उसने बताया, तो वहां के अगर ग्रुप में एक ही ग्रुप में डाल दिया तो पूरा उत्तराखंड में फैल जाएगा वो। यानी इतने सोशल मीडिया का पावर, अगर यानी उसको सोशल मीडिया को तुम अच्छा यूज अगर करते हो तो बहुत इफेक्ट तो बहुत है। नहीं तो सोशल मीडिया पे रानू मंडल भी आई है, कुछ दिन रही चली गई। हितेश जी, आपके तो बहुत सारे चाहने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपके फाउंडेशन से अगर कोई जुड़ना चाहे, आपको किसी तरीके से सपोर्ट करना चाहे, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करे, कैसे सपोर्ट आपको करे? माझं फेसबुकला अकाउंट आहे हितेश दादा बनसोड म्हणून, आपण नक्कीच फॉलो करा। माझा नंबर आहे 7888161633। तर मित्रांनो, तुम्ही सनी साइड अप पॉडकास्ट ला लाईक सबस्क्राईब करा, ही विनंती। ऑलराइट गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। आज हमारे साथ हमारे हितेश भाई जुड़े थे। जेन्युइनली वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड, और भाई से बात करके बहुत कुछ सीखने मिला। और ये एक सबसे बड़ा मूल पॉइंट मैं इस आज के पॉडकास्ट से लेके जा रहा हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा करने निकले हैं तो आपके रिलेटिव्स, आपके संबंधी आपके साथ होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी चाह अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है और आपका एक्शन अच्छा है, तो इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो आपके साथ, आपके अच्छे काम में आपको अच्छी तरीके से, आपका अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो कभी भी लाइफ में कोई भी अच्छा काम करने के लिए कभी आप पीछे मत हटिए। कभी ये ना सोचिए कि ये काम मैं करूंगा तो इसके पैसे कहाँ से आएंगे, क्या आएंगे, क्योंकि जब भी आप अच्छा काम करने निकलते हैं तो भगवान आपके रास्ते बनाता है। हितेश जी से हमने मिलके ये एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल लेसन सीखा है। हितेश जी से मुझे बहुत सारी बातें करनी थी गाइस, लेकिन आज समय का अभाव होते हुए और बहुत सारी टॉपिक से एक एपिसोड में कवर करना सही नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम हम एक ब्रेक के बाद फिर हितेश जी को बुलाएंगे, और जो अधूरी बातें इनसे बची है और कुछ नई बातें करनी है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर करेंगे। तब तक के लिए पेशेंस रखिए, एंड हम लोग हितेश जी से जरूर फिर से मिलेंगे। फिर भी जाते जाते गाइस लास्ट वर्ड्स हितेश जी का सुन लेते हैं। मी हेच म्हणेल की मेल्यावर खांदा देण्यापेक्षा जिवंतपणे मदतीचा हात द्या. मानवता हाच खरा धर्म. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.